हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं सुरेश पुरोहित। दोस्तों, आज हम हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज में हम क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए टॉपिक्स और संस्थान है उसे पढ़ेंगे। देखिए, हम इसे ऐसे पढ़ने वाले, एक जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हमारे टॉपिक्स होंगे, एक जैव विविधता से जुड़ी हुई संस्थाएं होगी जैसे एजेंडा 21 है। फिर अपना जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, उसे हम पढ़ेंगे। उसमें हम नगोया प्रोटोकॉल है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल है, उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा एक हमारी जो सीरीज होगी उसमें हम सतत विकास से जुड़े हुए हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम करंट की ओर मूव होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में हम हमारी शुरुआत होगी रियो अर्थ समिट 1992 यानी पृथ्वी सम्मेलन। फिर उसके बाद में यूएनएफसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल के पश्चात अभी पेरिस एग्रीमेंट जो 2020 में शुरू होने वाला है। हालांकि ये 2015 में संपन्न हुआ था, लेकिन लागू 2020 से होने वाला है। तो इसी से जुड़े हुए जो विषय होंगे उसे हम डीप में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सर, अर्थ समिट जो है ना, अर्थ समिट जो है वो हुआ था 3 से 14 जून 1992 में। 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। ब्राजील की जो ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, उस रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और ये जो सम्मेलन हुआ था, ये संयुक्त राष्ट्र जो थे उन देशों द्वारा हुआ था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है उनके तत्वाधान में ये सम्मेलन हुआ। और इस अर्थ समिट में सारे हमारे जो विश्व के जो देश थे, लगभग उनके प्रतिनिधित्व हैं वो वहाँ मिले और उन्होंने सोचा कि भाई, इतना हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो कर दिया है, हमने इतना आर्थिक विकास तो किया है, लेकिन अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग गए। जलवायु परिवर्तन बढ़ने लगा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना, कई जंगल में आग लग रही है, गर्मी पड़ रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है ना, ओजोन का ह्रास हो रहा है। तो क्यों ना अब हम पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ सामूहिक प्रयास करें। इस सामूहिक प्रयास के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। 3 से 14 जून 1992 के बीच में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन जो है इस सम्मेलन की खास विशेषता यह है कि इस सम्मेलन में चार प्रकार के कन्वेंशन हुए। और इन्हीं कन्वेंशन यानी इन्हीं, ऐसे याद कीजिए आप, संस्थाएं, 4 प्रकार की संस्थाओं का उदय हुआ। और इन 4 संस्थाओं के अधीन आज तक कई प्रकार की मीटिंग हुए हैं, कई बैठकें हुई, और कई बैठकों में कई प्रोटोकॉल पारित किए गए हैं। कई, जैसे पहली जो अर्थ समिट में जिस पहला कन्वेंशन हुआ था या पहली संस्था का उदय हुआ था, उसका नाम था यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज यानी ये जो है, ये जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो भी कार्य है वो यूएनएफसीसी द्वारा किए जाते हैं। यूएनएफसीसी मतलब, देखो, यूएनएफसीसी मतलब क्लाइमेट चेंज मतलब कि जैसे CO2 का बढ़ना है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उनसे जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल हैं वो सारे यूएनएफसीसी के अधीन है। दूसरी संस्था का या कन्वेंशन का, जिसको संस्था की तरह हम इसको समझेंगे ताकि हमें याद रह सके, दूसरी संस्था का उदय हुआ था, उसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये संस्था जैव विविधता से जुड़े हुए कार्य करती है। अब इसके अधीन जैसे कार्टाजोना प्रोटोकॉल हुआ, नगोया प्रोटोकॉल हुआ, तो हम एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे हमारा एक वीडियो बनेगा। ठीक है, एक संस्था का और उदय हुआ जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, अब ये जो है, ये संस्था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है ना। जैसे अभी SDG लागू है ना, 2015 से 2030 के बीच में। तो उन SDG को पढ़ेंगे जब इस सतत विकास का हमारी जो सीरीज है वो शुरू होगी। इसके पश्चात जो एक संस्था का उदय हुआ जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल जो विभिन्न देशों में बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, तो उसे रोकने के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए एक संस्था का उदय हुआ। ये 3 बाध्यकारी नहीं है, ये कन्वेंशन तीनों बाध्यकारी नहीं है। यदि कोई देश साइन करता है तो वो उसको मानने के लिए उसको मान सकता है या नहीं मान सकता है। ठीक है, लेकिन यदि आपने डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थल को रोकने वाले कन्वेंशन पर यदि आपने सिग्नेचर किए हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा, उनकी शर्तों को मानना ही पड़ेगा। तो ये जो है ये बाध्यकारी है। 4 नंबर की संस्था के जो भी कार्य है वो बाध्यकारी है, ऊपर की 3 के जो है वो ऐच्छिक है। ठीक है, तो आज हम यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो कार्य यूएनएफसीसी के अधीन हुए हैं
उसे हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले यूएनएफसीसी के बारे में। देखिए, यूएनएफसीसी का जो जन्म है वो तो आपको पता ही है कि 1992 के रियो अर्थ समिट में यूएनएफसीसी का जन्म हुआ। अभी वर्तमान में यूएनएफसीसी के अधीन 197 देश कार्यरत है। इसका जो सचिवालय है वो बॉन जर्मनी में है। और इसमें 6 भाषाओं में कार्य होता है। 6 भाषाओं में कार्य होता है। एक अरेबिक है, एक चाइनीज है, एक इंग्लिश है, एक फ्रेंच है, एक रशियन है और एक स्पेनिश है। इन 6 भाषाओं में यूएनएफसीसी में कार्य होता है। ठीक है। अब 1992 में तो ये संस्था बनी, लेकिन 1995 से इनकी नियमित बैठकें यूएनएफसीसी की होने लगी थी। और इनकी जो बैठकों का नाम दिया गया था उसका नाम था COP, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, पार्टियों का कॉन्फ्रेंस होगा, यानी कि एक बैठक होगी। हम जैसे हमारे गांव में बैठक नहीं होती कि पंचायतों की, आज इस गांव में, तो ऐसी ही एक बैठक है जिसको नाम है COP। और इसकी शुरुआत हुई है 1995 से। कुछ इंपॉर्टेंट COP जिनकी बैठकें हुई थी वो ये रही। पहली हुई थी, याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पहली हुई थी जिसका नाम था COP1, वो बर्लिन जर्मनी में हुई थी। फिर उसके बाद में तीसरी जो हुई है वो क्योटो में हुई है, क्योटो जापान, 1997 में। इसको हमें डीप में पढ़ना है, क्योटो को मैंने हाईलाइट किया है। तीसरा भारत में भी एक हुई है, कौन सी थी, तो वो COP8, 8वीं बैठक थी भारत में, 2002 में हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, 8वीं जो बैठक थी वो भारत में थी, 2002 में न्यू दिल्ली में हुई थी। उसके बाद में 2015 में COP21 जो पेरिस में हुई है। ठीक है, अब क्योटो का स्थान पेरिस ले रहा है, तो इसलिए क्योटो के साथ हमें पेरिस को भी पढ़ना है। ठीक है, ये जो बैठक है COP21, इसको हमें पढ़ना है। COP21 की जो बैठक हुई है 2015 में, वो हुई है फ्रांस में, पेरिस। ठीक है, इसके बाद 2019 में COP25 की बैठक हुई थी मैड्रिड, स्पेन में। ये यदि आपके सवाल आएगी COP यानी कि यूएनएफसीसी की जो अभी COP25 की जो बैठक है वो कहाँ हुई थी 2019 में, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और अभी जो 2020 में जो होने वाली है COP26, वो होने वाली है ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में, ग्लासगो में होने वाली है। ये बैठक अभी हुई नहीं है, अभी 2020 में होने वाली है। ये भी सवाल पूछे तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। हमें क्योटो और पेरिस जो है इसके बारे में हमें बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि यहीं से यूएनएफसीसी की ये 2 सबसे बड़ी उपलब्धियां है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो चलिए हमारे इस क्योटो प्रोटोकॉल लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये COP3 1997 में इसकी शुरुआत, क्योटो जो है वो उसकी बैठक हुई थी और क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया था। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल नाम से आपको पता होना चाहिए कि ये जापान का क्योटो शहर है, वहाँ पर ये प्रोटोकॉल हुआ है, वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह जो हुआ था ये 11 दिसंबर 1997 से में हुआ, लेकिन यह जो है वो लागू जो हुआ था वो 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लगभग 8 साल लगे थे लागू होने में। ये सवाल आया भी था, RS प्री में भी एक बार पूछा था, आपके अदर जो एग्जाम होंगे उसमें पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल है वो 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ है, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वैश्विक जो तापन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैसों का हमें कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसकी जो सांद्रता है उसको कम करना है, उनको कम करना है। ये इसका उद्देश्य था कि वैश्विक तापन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस जो गैस है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है उसको रोकना है। वैसे तो ग्रीन हाउस गैसें कई प्रकार की हैं, कई सारी हैं, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में ये बात की गई कि हम सबसे पहले 6 ग्रीन हाउस गैसों पर काम करेंगे, इन 6 ग्रीन हाउस गैसों को रोकेंगे। अब यहाँ से कभी सवाल नहीं बना है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि वो 6 कौन सी ग्रीन हाउस गैसें थी जिसे रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में उनको लिखा गया था, और जो एनेक्स 1 कंट्रीज थे उनको बाध्यकारी किया गया था कि आपको इन 6 गैसों को रोकने के लिए काम करना है। ये 6 गैस थी। सबसे पहले तो CO2। CO2 ज़्यादा प्रभावशाली तो है नहीं, है ना, लेकिन CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण ये सबसे ज़्यादा विनाश करती है ना। ग्रीन हाउस गैसों में इसकी संख्या, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, पर विनाशकारी कम है, लेकिन मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे पहली थी CO2 को हमें कम करना है। दूसरी थी मीथेन, CH4। तीसरी थी नाइट्रस ऑक्साइड। आप लिखते रहना इसे, आपके सवाल आ सकता है नाइट्रस ऑक्साइड।
चौथी थी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पांचवी थी परफ्लोरोकार्बन PFC, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन्स। और छठी थी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 गैसें थी, इन 6 गैसों पर काम करना था। इन 6 गैसों का जो एमिशन है, जो उत्सर्जन है, वो रोकना था। और इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल। अब इसमें भी इन 6 गैसों पर यदि काम करना है तो विश्व के सारे देश जिन्होंने इस प्रोटोकॉल पर साइन किया है वो सारे देश काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। देशों को 2 भागों में बांट दिया, देशों को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पहला जो भाग था उसका नाम था NX1 कंट्रीज, NX1 कंट्रीज। और दूसरा जो था उनको कहा गया नॉन NX कंट्रीज। अब NX1 कंट्रीज वो देश थे जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनके देशों में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, जिनका औद्योगिक स्तर काफी ऊंचा है। जबकि नॉन NX कंट्रीज जो थे वो ऐसे देश थे जिनमें अभी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है या अभी भी हो रही है, ठीक है, जिनका जो GDP है या पर कैपिटा इनकम है, जो HDI है, ह्यूमन मानव विकास सूचकांक है, वो निम्न है और वो अभी विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो NX1 कंट्रीज को कहा गया। NX1 जो कंट्री है वो 38 देशों को उन्होंने चुना कि ये 38 देश हैं, उनको NX1 में रखा गया। और इन 38 देशों को कहा कि आप जो हैं ये 6 ग्रीन हाउस गैस है, ये जो 6 ग्रीन हाउस गैस है, इन्हें आप 1990 के बेस ईयर से आप 4% उसमें कमी कीजिए, ठीक है, आप 4% जो है उसमें कमी कीजिए। 1990 का बेस ईयर रखिए और उस 90 के बेस ईयर से आप अगले समय में 4% उसमें कमी रखिए। हालांकि अमेरिका और कनाडा के विड्रॉ, अमेरिका ने तो साइन ही नहीं किया इस प्रोटोकॉल पर और कनाडा ने 2011-12 में विड्रॉ कर दिया था कि हम क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकलते हैं। तो इन 2 देशों के जो विकसित देश थे उनके बाहर निकलने से इसमें केवल 36 देश ही रहे थे और 36 देशों को अब ये टारगेट दिया गया था कि आप 1990 के बेस यानी कि उसको आधार वर्ष मानिए और फिर आने वाले समय में आप 4% की कमी कीजिए, ठीक है। तो ये जो है अब क्योटो प्रोटोकॉल की जो समय सीमा थी वो 2005 में लागू हुआ। तो 2005 में जब लागू हुआ तो लागू होने के बाद में इसका समय रखा 15 साल, अगले 15 साल यानी कि 2020 तक। इनको कहा कि 2020 तक आपके पास 15 साल है, 36 देशों को कहा, और आप इन 15 सालों में आप जो है 1990 के बेस ईयर को मानकर 4% जो है वो ग्रीन हाउस गैसों को आप कम कीजिए। और कौन सी 6 गैस है? ये गैस है, कम कीजिए। अब वो कैसे कम करेंगे, कैसे कम करेंगे? तो कुछ प्रोग्राम रखे गए कि आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है, आपको ऐसे प्लांट लगाने हैं जिसमें इन 6 जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना हो। और यदि ज्यादा हो गया तो आपके लिए कुछ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम भी है। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम क्या है? जैसे कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई, आप बेचिए खरीदिए, उससे आप कोटा कर सकते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ ऊर्जा जो तंत्र है, विकास तंत्र है, उसे लाया गया। ये हम आगे बढ़ने वाले जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फ्लेक्सिबल प्रोग्राम थे वो भी लाया गया। दूसरा ये भी था कि यहाँ पर सीबीडीआर की अवधारणा आई। चलिए देखते हैं। क्योटो में एक आया सीबीडीआर क्या था कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन यानी कि विश्व के देशों ने कहा कि हमारा ये एक कॉमन उद्देश्य है, हम सबका एक कॉमन उद्देश्य है कि हम ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, जो एमिशन है, उसको हम कम करें। ये हमारा कॉमन उद्देश्य है, साझा उद्देश्य है। लेकिन हमारा जो उत्तरदायित्व है वो अलग अलग है। क्यों उत्तरदायित्व अलग अलग है? क्योंकि आपने देखा NX1 और NX2 इसलिए अलग है क्योंकि विकसित देश ऑलरेडी विकास की यात्रा से आगे बढ़ चुके हैं, वहां पर औद्योगिक गतिविधियां पहले से ही ज्यादा है, अतः उनके द्वारा उत्सर्जन भी ज्यादा किया जा रहा है। तो आप यदि विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन ज्यादा किया जा रहा है तो उनकी जिम्मेदारी अलग होगी कम करने में, उनको ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं। साझा लक्ष्य तो है कि हमें उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है, लेकिन विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी है, उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि विकासशील देशों की कम। जैसे विकासशील देशों को यह बाध्य नहीं किया गया था कि आपको 6 ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है ना। तो ये एक उद्देश्य आया था, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR आया। अब विकसित देशों को, जो 36 विकसित देश है जिनको 4% जो है वो 6 ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है,
तो अगर वो ना कम कर पाए तो उनके लिए एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है ना, एक जो है क्या कहते हैं कि फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला एक तंत्र भी एक विकसित किया गया कि यहाँ पर एमिशन ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा, 1 टन कार्बन बराबर 1 कार्बन क्रेडिट होता है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा में ये हुआ कि कार्बन क्रेडिट के कई बाजार सृजित हुए, यानी कि कोई देश जो होगा, पहले तो यूएनएफसीसी द्वारा ही प्रत्येक राष्ट्र को कार्बन क्रेडिट जो है वो अलॉट किए गए, और उन राष्ट्रों द्वारा प्रत्येक जो औद्योगिक घराने उनको कार्बन क्रेडिट जो है अलॉट किए गए। उनको ये लेवल बताया गया कि अगर आप इस लेवल से ज्यादा यदि आपका कार्बन क्रेडिट हुआ, यानी आपका कार्बन आपने ज्यादा उत्सर्जन किया, तो आपको कार्बन क्रेडिट किसी अन्य देश से या किसी अन्य जो औद्योगिक घराने हैं उनसे खरीदना पड़ेगा। तो प्राइमरी तो सबको बेचा, जैसे प्राइमरी आईपीओ हुआ, सबको बेचा। फिर दोबारा सेकेंडरी मार्केट भी बने, जैसे यूरोपियन यूनियन क्रेडिट जो बाजार है वो बना है, ऑस्ट्रेलियन कार्बन क्रेडिट बाजार बना है। अब वहां पर आप अगर आपके पास कार्बन क्रेडिट नहीं है, आपने एक लेवल से ज्यादा उत्सर्जन कर लिया है, तो आपको अब कम करना है, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगने वाली है यूएनएफसीसी के जो भी उनकी जो पर्यवेक्षक जो इनकी सुपरविजन टीम है उसके द्वारा। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि वहां पर उस बाजार में जाकर ऑनलाइन आप कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं, और उसके बदले में आपको पैसा देना है, तो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। यदि आपने 100 टन, एग्जाम्पल के रूप में आपको 100 टन कार्बन का उत्सर्जन करना था, और आपके पास में 100 टन कार्बन उत्सर्जन के कार्बन क्रेडिट थे, आपको अलॉट हुए थे, लेकिन आपने कर दिए 105 के, तो अब जो 5 जो एक्स्ट्रा है उसके लिए क्या करें, आपको पेनल्टी ना भरनी पड़े, इसलिए इसके लिए आपने क्या किया कि अन्य किसी संस्थान से, अन्य किसी देश के संस्थान से आपने उस कार्बन क्रेडिट जो 5 जो कार्बन क्रेडिट थे उसको खरीदा, और उसके बदले में उसको पे किया। तो ये जो अवधारणा थी, ये क्या मोटिवेशन था, एक प्रकार से, एक तरफ तो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म में एक प्रकार से मोटिवेशन था कि आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और ऐसी जो यूनिट थी उसको कहा गया असाइंड अमाउंट यूनिट, ठीक है, उन्हें कहा गया असाइंड अमाउंट यूनिट, उन्हें कहा गया। ये ध्यान रखना है कि कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन कार्बन बराबर 1 कार्बन क्रेडिट, ठीक है। अब दूसरा उसमें जो अपना क्योटो था, उसमें दूसरा जो प्रोविजन था, प्रावधान था, वो था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र। स्वच्छ विकास तंत्र क्या है कि आपने देखा कि इसमें एक तो विकसित देश है और एक विकासशील देश है। विकसित देशों को एनेक्स 1 कहा गया और दूसरों को नॉन एनेक्स कहा गया। अब ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन करता है, तो विकसित देश, है ना, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन करता है, तो विकसित देश। अब विकसित देश जो है वो क्या करेंगे कि यदि उनका कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कोई फैक्ट्री में किसी प्लांट में कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो किसी अल्प विकसित देश को, यानी कि नॉन एनेक्स जो देश है उसमें से किसी भी देश को, जिसका ये उद्देश्य है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ठीक है ना, ऐसा कोई देश है जो कैसा हो, अल्प विकसित हो, नॉन एनेक्स जो लिस्ट है उसका हो, उसमें से हो, उस देश को अपने देश में कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनको बुला सकता है कि भाई हम, अमेरिका जैसे, भारत इससे बहुत पैसा कमा रहा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से। कैसे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ उसकी वेबसाइट पर देखोगे तो स्वच्छ विकास तंत्र के द्वारा भारत ने बहुत क्या पैसा कमाया है। कैसे कि अमेरिका में कोई प्लांट लगाना है, मान लीजिए कोई, है ना, जिससे कार्बन उत्सर्जन होने वाला है, तो अमेरिका ने देखा कि भारत जो है वो नॉन एनेक्स लिस्ट में है, और भारत जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि भारत के प्रतिनिधियों को बुलाएगा कि आप आइए हमारे यहाँ पर, आप आइए हमारे यहाँ पर, और ये जो प्लांट है जिसे हम लगाना चाह रहे थे, और इसके द्वारा यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होने वाला था, तो आप लगाइए प्लांट। और भारत को यदि बुलाकर यदि प्लांट लगाता है तो भारत को उसके बदले पैसा मिलेगा, रेवेन्यू सोर्स आएगा भारत के पास में, तो उसके बदले में उनका जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो कम होगा, और वो यूएनएफसीसी के मानकों के अनुसार चलेंगे, और उनको कार्बन जो यूनिट है वो भी उनको प्राप्त होगी। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन कौन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, वो स्वच्छ विकास तंत्र जो है वो एक एनेक्स कंट्री, एक नॉन एनेक्स कंट्री के लिए है। जबकि ये जो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन है, साझा जो क्रियान्वयन है, साझा क्रियान्वयन है, वो एनेक्स 1 कंट्रीज का दूसरे एनेक्स 1 कंट्रीज से है, ठीक है, विकसित देशों का विकसित देशों के साथ संबंध है। जैसे अब दूसरा इसमें यह भी हो सकता है कि मान लीजिए अमेरिका के यहाँ कोई प्लांट लगा रहे हैं और उसमें बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होने वाला है, बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होने वाला है।
अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के तहत तो अमेरिका ने एनेक्स 1 जो कंट्रीज थे, जो विकसित देश थे, उसमें से एक देश को चुना कि भाई इंग्लैंड में क्या किया कि इंग्लैंड में भी एक फैक्ट्री लगी हुई थी जो इंग्लैंड की सरकार द्वारा लगाई गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया कि कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए जो इंग्लैंड की जो फैक्ट्री थी उसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया। जैसे कार्बन उत्सर्जन की जगह उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में परिवर्तित कर दिया, कुछ बांध बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो उससे क्या होगा, वहां पर जितना उत्सर्जन कम हुआ, कार्बन उत्सर्जन जितना कम हुआ, उतना जो कार्बन क्रेडिट है वो अमेरिका को प्राप्त हो जाएगा। कि मान लीजिए इंग्लैंड की जो फैक्ट्री थी उससे 100 टन कार्बन निकलता था, लेकिन अमेरिका ने वहां पैसा लगाया, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन से पैसा लगाया और वहां पर उस प्रोजेक्ट को चेंज कर दिया टेक्नोलॉजी से, जिससे कम उत्सर्जन हो। तो अब मान लीजिए 50 टन जो है वो कार्बन उत्सर्जन होने लगा, तो 50 टन कार्बन जो फायदा हुआ वो अमेरिका को प्राप्त होगा और वो अपने जो है जो कार्बन उत्सर्जन के जो मानक बनाए गए हैं उसको वो प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार के 3 जो प्रोविजन बड़े थे वो क्योटो प्रोटोकॉल में किए गए। और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की इस जो यूनिट होती है उसको कहते हैं असाइंड अमाउंट यूनिट। क्या कहते हैं, असाइंड अमाउंट यूनिट। अब 3 वापस एक बार रिकॉल करते हैं। एमिशन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट है, आप कार्बन बचा, आपके एक्स्ट्रा कार्बन उत्सर्जन किया तो कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं, और आपने बचाया है तो उसको बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये ध्यान रखना है कि विकसित देशों का अविकसित देशों से, एनेक्स 1 का नॉन एनेक्स, ये ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो है, ठीक है, साझा जो क्रियान्वयन है वो एनेक्स 1 का एनेक्स 1 से, यानी कि विकसित देशों का विकसित देशों के साथ में प्रोजेक्ट जो लगाना है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। तो ये जो था ये क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है, जिसकी समय सीमा निर्धारित की थी 2020 और लागू कब से हुआ था, तो 2005 से। कब से लागू हुआ था, तो आपको पता है 2005 से। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2020 आने वाला है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्रियान्वित ढंग से नहीं हो पाया है, क्योंकि यूएसए जो सबसे बड़ा उत्सर्जन करता था वो भी निकल गया है ना, और अभी जो है फिर उसके बाद कनाडा ने विड्रॉ कर दिया। तो 36 देशों ने काम किया है, लेकिन ठीक ठाक काम किया है, क्योंकि 2012 में जो क्राइसिस जो आया था, 2008 और 2012 में जो क्राइसिस आया इकोनॉमी में, उसके बाद में वो फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यानी कि ज़्यादा हमें विकास करना, ज़्यादा हमें ग्रोथ करनी है, नई फैक्ट्रियाँ लगानी है, उस पर बढ़ गए। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो वो है काम नहीं कर पाया। तो इसके लिए अब क्या हुआ कि कोप की जो 21वीं बैठक थी, जो 4 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की गई। और कोप 21 की जो ये बैठक थी 2015 में, वहां पर सब देशों ने मिलकर कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल तो काम नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना अब हम हैं किसी ऐसे प्रोटोकॉल की ओर बढ़े, हम कोई ऐसा कुछ बनाए जिससे वास्तव में हम जो जलवायु परिवर्तन है उसको हम रोक पाए, वास्तविक रूप से हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे हम रोक पाए। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जब ये बैठक हुई तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये रखी कि इन्होंने वो जो हम CBDR वाला कंसेप्ट था ना, कि भाई हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे तो रोकना है, लेकिन सब अलग अलग रूप से रोकेंगे, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी, उसको हटा दिया, यानी CBDR को हटा दिया। उसकी जगह कहा कि अब प्रत्येक राष्ट्र है वो अपने स्तर पर निर्धारित करे कि वो कितना उत्सर्जन कम कर सकता है, ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र अपने ऊपर निर्धारित करे। अब ये 2016 में लागू हो गया था, ठीक है। 2015 में बैठक हुई थी कोप 21 में, पेरिस में जो बैठक हुई 4 नवंबर 2015 को, और ये 26 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। लागू होने के लिए एक शर्त ये थी कि यदि 55 देश ऐसे हैं जिनका कार्बन उत्सर्जन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यदि 55% है या उससे ज्यादा है, यदि ऐसे 55 देश यदि उसको रेटिफाई कर देंगे, अपने देशों में रेटिफाई कर देंगे अपने संसद में, तो ये प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा। और ये जो प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा और तो 55 देशों ने, ऐसे 55 देश जिनका 55% से ज्यादा उत्सर्जन था, उन देशों ने 26 अप्रैल 2016 से पहले रेटिफाई कर दिया था, और यह प्रोटोकॉल है वो औपचारिक रूप से 26 अप्रैल 2016 को लागू हुआ, प्रस्तावित मतलब कि वो अनुमोदित हुआ, ठीक है। लेकिन लागू होने की समय सीमा जो है वो फरवरी 2020 जो है वो लागू होने की समय सीमा निर्धारित की गई। अभी ये जो फेब का महीना था
इसमें लागू होने की संभावना की गई कि वहां तक हमें लागू करना है। क्यों? क्योंकि 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल है ना, फरवरी 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल है, और क्योटो प्रोटोकॉल अभी खत्म होने वाला है 2020 में। तो 2015 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम 5 सालों में बैठकों के द्वारा ये निर्धारित करें कि हमें आगे क्या करना है, तो पेरिस एग्रीमेंट आया। अब देखिए ये है कि 4 नवंबर 2015 को आया, बैठक हुई, 26 अप्रैल 2016 को सभी ने साइन किए, इन्हें औपचारिक रूप से प्रस्तावित हुआ और लागू होना है फरवरी 2020 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत ने कब साइन किए? भारत ने साइन किए थे 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने साइन किए थे। ठीक है, मतलब ये लागू होने के पश्चात 2 अक्टूबर 2016 को महात्मा गांधी के जो राष्ट्रीय दिवस था उस पर 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने साइन किए थे। इस पेरिस एग्रीमेंट का जो ये लक्ष्य है, ये पूछा जा सकता है कि क्या लक्ष्य है, कि उन्होंने कहा कि हमारा जो वैश्विक जो तापन है ना, ग्लोबल वार्मिंग है, उसका जो एवरेज जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो हमें जो इंडस्ट्रियल जो क्रांति हुई थी, जो औद्योगिक जो क्रांति जो हुई थी, उससे उसमें जो तापमान था उससे 2%, 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें रखना है ना, उससे हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि आने वाले 21वीं शताब्दी में हम उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की ही वृद्धि हम कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए। यानी इंडस्ट्रियल ईरा जो था, इंडस्ट्रियल ईरा था, यदि उसमें उस समय अगर देखो एवरेज जो टेम्परेचर था यदि वो 30 डिग्री सेल्सियस था, तो इसका ये पेरिस एग्रीमेंट का ये लक्ष्य है कि हम उसको जो है हम 28 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, 28 डिग्री सेल्सियस तक हम प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेके जाए, लेकिन उसमें बढ़ोतरी हो तो वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो अगले इस 100 सालों में। ये इनका जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया। और पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स है उसको 20-20-20 टारगेट्स भी कहते हैं। 20-20-20 लक्ष्य, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या है, आपने नया सुना होगा, 20-20-20, 20-20-20 टारगेट्स क्या है, कि ये कैसे होगा, हम 2 डिग्री सेल्सियस तक कैसे रखेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देंगे, कैसे? कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें 20% की कमी करनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में 20% की कमी करनी होगी। आपको जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है, उसमें जो आपकी जो शेयर है, जो आपकी होल्डिंग है, जो आपका जो भाग है वो 20% तक बढ़ाना होगा प्रत्येक राष्ट्र के लिए। और आपको एनर्जी एफिशिएंसी जो है, वो ऊर्जा दक्षता है, वो आपको 20% तक बढ़ानी पड़ेगी। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें 20% की कमी करते हैं, आप नवीकरणीय जो बाजार है उसमें 20% की बढ़ोतरी करते हैं, और आपकी ऊर्जा दक्षता एनर्जी एफिशिएंसी में 20% की बढ़ोतरी करते हैं, तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कहा गया 20-20-20 टारगेट्स। ये सवाल बन सकता है कि 20-20 टारगेट्स में क्या क्या शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड, नवीकरणीय ऊर्जा और एनर्जी एफिशिएंसी, ये आ सकता है। अब इसमें कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि हम वो जो CBDR वाला कंसेप्ट है वो नहीं रखेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको हिंदी में कहा गया राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ये लक्ष्य निर्धारित करे कि उनको आने वाले 5 सालों में कार्बन उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या भूमिका निभानी है, प्रत्येक राष्ट्र अपने स्तर पर निर्धारित करे, ये बात की गई। और ये 5 सालों के लिए बनेगा, प्रत्येक राष्ट्र, भारत ने भी बनाया, हम आगे देखेंगे, जिसका नाम था, क्या था, नेशनली डिटरमिनेंट NDC। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, प्रत्येक राष्ट्र अपने स्तर पर निर्धारित करे। और ये बाध्यकारी नहीं है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, बाध्यकारी नहीं है। अब दूसरा, इस 5 साल में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए, फिर अगले 5 साल बाद में यदि फिर बैठक होगी तो उसमें ये देखेंगे कि आपके लक्ष्य पे आपने कैसा काम किया, और वो जो लक्ष्य होंगे अगले 5 सालों के लिए वो इससे बड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम कर दो, जैसे आपने कहा कि एग्जाम्पल के रूप में कि हम 100 जो कार्बन टन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 100 टन हम कम करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, तो 5 साल बाद में आपको 100 से 101 करना पड़ेगा, 99 आप नहीं कर सकते, ठीक है, रिव्यू में, तो ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, ठीक है, ग्रीन जो क्लाइमेट फंड है वो बनाया जाना था, जिसमें प्रति वर्ष जो है 2020 के बाद ये काम करेगा, जिसमें प्रति वर्ष है वो $100 बिलियन जो है, $100 बिलियन जो है वो विकसित राष्ट्रों द्वारा इसमें जमा किया जाएगा, ताकि इन $100 बिलियन को हम जो है अल्प विकसित जो विकासशील देश है उनको बांट सके,
किस में बांटना है कि वो कार्बन उत्सर्जन करने वाली जो प्रोजेक्ट है उसमें उसको हम ऋण दे सके, उनको हम फाइनेंस कर सके। तो उसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड है, उसको भी उसमें ये पहले बना था ग्रीन क्लाइमेट फंड, लेकिन उसमें $100 बिलियन जो है वो 2020 के पश्चात प्रत्येक 20 के पश्चात विकसित राष्ट्रों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि आपको इसमें जमा करवाना है प्रति वर्ष $100 बिलियन। अब अमेरिका ने इससे विड्रॉ कर दिया, ट्रंप ने विड्रॉ कर दिया था, ठीक है, 2016 के आसपास से विड्रॉ कर दिया था। उसका रीजन ये था कि वो कह रहे थे कि एक तो ये फर्जी है, बाध्यकारी है नहीं, है ना, तो बाध्यकारी है नहीं तो हम माने ना माने हमारे ऊपर है, तो हम नहीं मानते। और हम क्यों भाई $100 बिलियन जमा करवाए विकसित देश ही। आजकल तो चाइना है, इंडिया है, वो भी बहुत ज़्यादा एमिशंस कर रहे हैं, तो वो जो है वो बढ़ रहे हैं आगे, ग्लोबल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें ये ठीक नहीं लगता है, हम क्यों फंडिंग करें, हमारा फालतू का पैसा हम खर्च क्यों करें। तो यूएसए ने इसे विड्रॉ कर दिया। अब देखो CO2 एमिशंस की बात करें तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 1 पे है चाइना, ठीक है, पूरे विश्व का। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है यूरोपियन यूनियन और चौथे नंबर है भारत। यदि पूरे राष्ट्र की बात करें ना विश्व में, तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है यूनाइटेड अमेरिका, यानी तीसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन और चौथे नंबर पर इंडिया है वो CO2 के एमिशंस में। लेकिन यदि इसको प्रति व्यक्ति के अनुसार अगर बांटे ना प्रति व्यक्ति के अनुसार, तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पर आ जाता है ना। अमेरिका प्रति व्यक्ति यदि कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा करता है एक व्यक्ति, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा करता है, और भारत 10वें नंबर पर आता है। तो भारत में अभी भी कार्बन उत्सर्जन है वो बहुत कम है यदि इन देशों के, तो प्रति व्यक्ति में 10वें स्थान पर आता है, लेकिन यूं चौथे स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रत्येक राष्ट्र के लिए ना, प्रत्येक राष्ट्र के लिए ये जो निर्धारित करना था कि आप अपने स्तर पर आप निर्धारित कीजिए, जिसका नाम था NDC, को देखते हैं। देखिए भारत ने 2016 में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2016 को उन्होंने वहां पर मीटिंग जो हुई थी उसमें भारत ने अनुमोदन किया था। तो 2 अक्टूबर 2016 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भारत ने भी कहा कि हम भी अपने राष्ट्र के स्तर पर कुछ जो है कार्बन उत्सर्जन है या कुछ हम ग्लोबल तापमान को रोकने के लिए कुछ कम करेंगे। क्या करेंगे कि हम सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता को, सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें जो जितना उत्सर्जन होता है उसकी तीव्रता को 2005 की तुलना में, ठीक है, जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था 2005 की तुलना में वर्ष 2030 तक हम 33 से 35% है जो है उत्सर्जन है वो कम करेंगे। 33 से 35% जो उत्सर्जन है वो कम करेंगे। पहला तो ये भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया। दूसरा, इसके अलावा हम 2030 तक अतिरिक्त वन है वृक्षारोपण हम करेंगे, अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण करेंगे, ताकि हम, उससे क्या होगा, वृक्षारोपण करने से हम 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समतुल्य हम कार्बन ह्रास का जो है वो कार्बन ह्रास सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इतने पेड़ पौधों को लगाएंगे जिससे क्या होगा, 2030 तक हम इतने पेड़ पौधों को लगाएंगे जिससे 2.5 से 3 मिलियन कार्बन टन है उसका वो क्या पेड़ पौधे उसको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसका ह्रास हो जाएगा। हमारा ये लक्ष्य हमने निर्धारित किया। 2005 आधार वर्ष रखा है और 2030 जो है हमने लक्ष्य रखा है। उसमें पहला लक्ष्य क्या है कि 33 से 35% हमें उत्सर्जन को कम करना है और 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 को हम क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। मतलब कैप्चर मतलब उसको कम करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण लगाएंगे। तो ये भारत का INDC है, पर हम भारत ने अपने स्तर पर निर्धारित किया है। अब दोस्तों ये है कि एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्योटो और पेरिस में क्या है, मतलब अगर हम देखें तुलना करें तो क्योटो और पेरिस में अंतर क्या है। पहली बात तो ये कि क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी था। जो Annex 1 कंट्रीज थे उनके लिए बाध्यकारी था कि आपको तो करना ही करना है उत्सर्जन कम। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ऐसा नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो बाध्यकारी नहीं है, किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल तो विकसित देशों के लिए तो बाध्यकारी था, लेकिन विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए बाध्यकारी नहीं था। लेकिन पेरिस समझौता है वो तीनों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ना विकसित के लिए है, न विकासशील के लिए है, ना अल्प विकसित देशों के लिए। अपने स्वेच्छा से आप रखिए आपको कम करना है कि नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल में जो CBDR वाला कंसेप्ट है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा लेकिन विभेदीकृत जो जिम्मेदारी थी, उसके स्थान पर यहाँ पर क्या आया है, ये INDC। ठीक है, INDC मतलब क्या है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करेगा। ये इसमें जो है ये है।
फिर क्योटो में क्या था कि क्योटो में जो फंडिंग थी वो अनिवार्य नहीं थी। यहाँ पर आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बनाया जाएगा वो 2020 में आपको $100 बिलियन जो है वो प्रतिवर्ष जमा करवाना है विकसित देशों को, ताकि इस $100 बिलियन डॉलर को जो हम है ये विकासशील और अल्प विकसित देशों को बांट सके, जिससे उनका कार्बन उत्सर्जन है वो कम हो सके। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि क्योटो में जैसे पेनल्टी लगाने वाला प्रावधान था, यहाँ पर यदि आपने 5 साल में यदि उत्सर्जन निर्धारित किए और 5 साल बाद में रिव्यू होंगे और आपने प्राप्त नहीं किए तो क्या बोले, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आगे ध्यान रखना, कोई दंड वंड नहीं दिया जाएगा। जबकि क्योटो में पेनल्टी लगाने जैसी चीजें थी, यहाँ पर पेरिस में पेनल्टी लगाने जैसी चीजें नहीं थी। 2020 में ये लागू होना था, लेकिन अभी भी ये लागू पेरिस जो है वो नहीं हो पाया है। आगे जो भी बैठकें होगी, बॉन में भी ये लोग मिले थे, अभी बॉन में मिले थे तो उन्होंने बात की थी कि हम लागू करते हैं, पेरिस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने बनाए थे, लेकिन लागू नहीं हो पाया है। अब अगली बैठक जो है वो ग्लासगो इंग्लैंड में होने वाली है 2020 में, उसमें हम देखेंगे। आप भी अपनी नज़र रखिए कि उसमें क्या होता है, पेरिस को क्या लागू कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हमने आज हमने इस जो प्रोटोकॉल हुए थे क्योटो और पेरिस, उसको हमने पढ़ा। आगे हम जैव विविधता से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल है, जिसको हम आज तक क्या हुआ है उसे हम पढ़ेंगे। अगले सीरीज में हम ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सतत विकास के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थलीकरण रोकने के बारे में, इसी प्रकार के प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू आपका।